तो चलो, अगर आपने इस वीडियो को खोला है तो पक्का आप क्लास 10th के ही स्टूडेंट होंगे, और ये क्लास है क्लास 10th की। और क्या, क्लास 10th की। अगर मैं अपने बारे में बताऊं या हम क्या कर रहे हैं ये बताऊं, तो कोई ये टाइम पास नहीं चल रहा है, ये चल रहा है आपके 2025 में आने वाले बोर्ड में, वो भी मैथ्स के पेपर की तैयारी। उस तैयारी में भी हम कुछ भी किसी किताब का फटाफट सारा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं कि आपके पूरे 80 में 80 आ जाएंगे। हाँ, इतनी है कि आपके 55 से 60, जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप इस रेंज में आ जाएंगे, ठीक है ना। 80 में 80 के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो फिर क्या ही बात है। इसमें हम लोग ने अभी तक 2024 में ही जो आए हैं सेट मैथ्स के 5 सेट, और कंपार्टमेंट वाले अभी छोड़ करके, जो अभी जस्ट आया है तो अभी उसको नहीं किया है, सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कर चुके हैं। अब हम लोग ये 5वां सेट कर रहे हैं, उसमें भी सेक्शन ए तो किसी का नहीं किया क्योंकि वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे। बी हो गया है, सी हम लोग कर रहे हैं, 3 नंबर का है। इसके मैंने 26 का ए बी, 27 का ए बी और 28, ये 3 क्वेश्चन एक तरीके से लिख लिए हैं, क्योंकि ए और बी इनमें कोई एक ही करना होता है। हमने 3 क्वेश्चन एक साथ लिख लिए हैं। वजह, रिपीटेड क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से कम जगह में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस वजह से लिखा है। और कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे जो है मूड में नहीं होना है कि मैथ्स हमारी देखेंगे वीडियो और हो जाएगी, कतई नहीं होगी। अभी के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम लगाएं या आप पहले लगाएं तो आप पहले कॉपी कलम खोल लें, और अगर हम लगा रहे हैं तो हम लिख रहे हैं तो आप बंद कर दें, ठीक है ना। जब हम कर लें तब आप करना शुरू करें। छापेंगे तो आप यकीन माने आप नहीं कर पाएंगे, और अभी तक अगर आपने छापा है तो आप खुद से पूछिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए अब बिना समय वेस्ट किए इतनी जानकारी के बाद किया जाए। कह रहा है ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है ना, पहले भी इन चारों सेटों में एक सेट में आ चुका है सेम क्वेश्चन डिट्टो, शायद पिछले वाले में। प्रूव पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है, इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ हो नहीं रहा है, तो आपसे हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, गारंटी है। अगर आपको पैरेललोग्राम के बारे में नहीं पता, अगर आपको सर्कमस्क्राइबिंग के बारे में नहीं पता, अगर आपको रोम्बस के बारे में नहीं पता, वो बात अलग है कि आपको सर्कल के बारे में तो पता है, इस पूरी लाइन में केवल सर्कल ही जानते होगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तब की बता रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट है और आपने पहले भी इन सभी शब्दों से होकर आप गुजरे हैं, तब तो खैर कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। सर्कल जानते हैं तो सर्कल बनाएंगे। सर्कल से पहले हम ये बता दें पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम एक वो छोटा सा फिगर है, एक वो छोटी सी फोटो है जो कि 4 लाइन की होती है, जिसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। और इतनी खासियत है इसकी, इसके जो आमने सामने की साइड होती है ना, वो पैरेलल है तो पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल होती हैं। ऐसे ये दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एक और खासियत है जो याद रखनी है आपको, होती तो बहुत सारी हैं, कि इनके ये जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। बस इतना फिलहाल आप याद रखें। आपको कोई पीएचडी करना नहीं है, आपको उतना, हाँ ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट जिनको है उन्हें पीएचडी नहीं करना, वो पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप वो जो है हमारे बताने का वेट क्यों ही करेंगे, उनको पैरेललोग्राम के विषय में काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो डर रहे हैं, तो कृपया आप डरे ना कि आपको पैरेललोग्राम के बारे में नहीं पता। ये 2 बातें एटलीस्ट आपको पता है कि नाम में ही छिपा है पैरेलल, ठीक है ना। इसके बाद आता है सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग बाहर से कवर कर लेना, ठीक है ना। इनस्क्राइबिंग मतलब अंदर से कर लेना। किसको कर लिया है? सर्कल को। यानी एक सर्कल रहा होगा, उस सर्कल को हम जो बना रहे हैं, काफी गड़बड़ बन गया। एक मिनट, काफी लाइनें टेढ़ी करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फिगर टेढ़ा हो गया। सीधी बना लेते हैं ना। ये एक सर्कल है और ये हम उसको सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं किससे? पैरेललोग्राम से, ठीक है। ये सब हटा दो एक्स्ट्रा लाइनें, क्योंकि वैसे बनाते तो बनता नहीं, तो इसी तरह बन पाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ ये कट कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर नाम दे दें, ये ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है। और ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका ये सेंटर O है। इतनी बात, फिगर के नंबर होते हैं, आप इसको देख के अगर फिगर बना पाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल गया है 3 में, पहली चीज, ठीक है ना।
हमें प्रूव करना है कि ये जो आपको ये बनाया है ना आपने पैरेललोग्राम, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस तो तभी प्रूव कर पाओगे जब रोम्बस के बारे में आपको जानकारी होगी। तो जानकारी के लिए इसकी भी दो बातें बता देते हैं कि एक 4 साइड वाली एक जो है आकृति, एक फोटो, एक चित्र होता है, 4 साइडें होती हैं इसमें भी, ठीक है ना। और ये भी एक पैरेललोग्राम होता है। बस एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि इसकी दो नहीं, मतलब आमने सामने वाली ही नहीं, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम होता है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम वाली सारी खासियत तो इसके अंदर होगी, बस एक एक्स्ट्रा खासियत है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। चारों साइड आपको अगर पता हो तो और किसकी इक्वल होती है? स्क्वायर की। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि दोनों में एक फर्क है। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, एक फर्क है स्क्वायर और रोम्बस में, यहां स्क्वायर में 90 होता है, यानी चारों एंगल 90 होते हैं, इसमें नहीं होता, ठीक है। यानी कि हमें प्रूव करके ये लाना है, हमें पता ये है कि ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम। हमें पता ये है कि ए बी और सी डी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ए बी और सी डी इक्वल है, क्यों है ये? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। हम बस ये प्रूव कर दें कि ए बी और ए डी और ए बी इक्वल हो जाए, या ए डी और सी डी हो जाए, या बी सी और ये ए बी हो जाए, कोई भी लगा ऐसे वाली इक्वल हो जाए, जिससे होगा क्या, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये इसके इक्वल है, तो ये लोग भी हो जाएंगे, ये इसके इक्वल है, तो चारों घुमा फिरा के हो जाएंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा कि रोम्बस है। तो हमारी पूरी कोशिश है हमें प्रूव करके लाना है ए डी इक्वल ए बी के। चलो हम जो जो कर सकते हैं इसमें उसको करने की कोशिश करेंगे। एक उसके पहले बात ये जान लें कि अगर एक सर्कल होता है और बाहर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो अगर हम इसका नाम पी क्यू और आर दें तो ये पी क्यू और ये पी आर आपस में इक्वल होता है। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा, उससे हम पहली चीज तो ये बता दो कि कितने टेंजेंट खींच सकते हैं मैक्सिमम, तो आप कहोगे 2। दूसरी ये कि वो जो आप 2 टेंजेंट खींचोगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये बात रट जानी चाहिए, नहीं कम से कम कर चुके हैं तो 8 सवाल लगा चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद यहां होगा सेंटर। जैसे ही टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन आए आपको सेंटर से तुरंत रेडियस ऐसे डाल देनी, इनके बीच में एंगल 90 का बनेगा। सेंटर से रेडियस ऐसे डाल देनी, इनके बीच में एंगल 90 का बनेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको जगह जगह पे पकड़ते रहनी चाहिए, ठीक है ना। आप एक बार को क्वेश्चन ना छापें वो बेहतर है। यदि आपको छाप नहीं है तो कंसेप्ट छापें, वो भी कॉपी में नहीं, दिमाग में। जब ये बंद कर दें आप तब उसको उगलें एक तरीके का, ठीक है ना, कॉपी में। अब सुनो, तो ए पॉइंट को देखो जरा ध्यान से। अगर इसका नाम हम एम एन ओ और पी दे दें तो ये ए एम को देखो, ए एम और ए पी को, क्या ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट का काम नहीं कर रहे? कर रहे नहीं कर रहे? बोलो, कर रहे हैं। ए एम और ए पी इक्वल है। लिखो, क्या लिखोगे? ए एम बराबर ए पी। क्या तुमने लिखा? बिल्कुल लिखा। अच्छा, ये एम बी और सी एन इक्वल नहीं है? बिल्कुल है इक्वल। तो लिखो एम बी बराबर सी एन, नहीं बी एन है ना, बी एन। ये भी लिख लिया। और बोलो, क्या ये सी ओ इक्वल सी एन नहीं है? है। क्या ये डी ओ और ये डी पी इक्वल नहीं है? कहोगे है। हाँ भाई है। ये हमने 4 बातें लिख ली। इसमें कोई शक, समस्या, संदेह है तो उसे स्वीकार ना करते हुए अभी क्लियर कर लें कि ये कैसे इक्वल है। सिंपल एक चीज से कि अगर कोई एक बाहर पॉइंट है तो। अच्छा, दूसरा क्या ना, एक जो आपको क्वेश्चन करते समय दिक्कत आएगी, मैंने पहले ही बताया था, वो ये, जैसे मैंने लिखा है ए एम इक्वल ए पी, आप हो सकता है लिख दें ए पी इक्वल ए एम। हमने लिखा है एम बी इक्वल बी एन, आप हो सकता है, तो उसमें भी गलत नहीं है। गलत होगा इसके अगले स्टेप में। अब हम देखना क्या करेंगे, हम करेंगे इन चारों को प्लस, इक्वल इन चारों को प्लस। जब आप इन चारों को प्लस करेंगे, ए एम प्लस एम बी प्लस सी ओ प्लस डी ओ, तो होगा क्या, ए एम प्लस एम बी जो कि होता है ए बी, ठीक, प्लस सी ओ प्लस डी ओ जो कि है आपका सी डी। ध्यान दे रहे हो? इधर वालों को प्लस करोगे, ए पी और डीपी, ए पी और डीपी मिलके बन गए ए डी, प्लस बी एन और सी एन मिलके क्या बन गए, बी एन बी सी बन गए। और तुम्हें एक बात पता है, ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी और सी डी इक्वल है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ए एम और एम बी से ए एम
प्लस ए बी प्लस सी डी आ गया, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। और इधर से क्या आया, ए डी प्लस बी सी, और हमें पता है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ठीक है। और क्या पता है कि ये, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अब देखो ए बी और सी डी इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सी डी की जगह भी ए बी लिख दें, कोई समस्या। और इसी तरह ए डी और बी सी भी तो इक्वल हैं, ए डी और ये बी सी भी तो आपस में इक्वल हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हम इसकी जगह क्या लिख दें, ए डी, और बी सी की जगह भी लिख दें हम ए डी। तो होगा क्या, ये हो गया 2 बार ए बी और ये भी हो गया 2 बार ए डी, 2 से 2 गया कट, तो ए बी इक्वल ए डी आ गया जो हम लाना चाहते थे। अब मैं गलती बता रहा हूं, जहां गलती हो सकती है वो ये कि हमने इधर तो इन सबको प्लस और इधर इन सबको प्लस करके बता दिया बड़ा इजीली। क्यों, हमें आता था, आपको थोड़ी पता था कि मिस्टेक कहां हो जाती। अगर एक भी इधर उधर लिख देते तो गलती हो जाती। तो ये चीज आपको माइंड में पहले से ही लेके चलनी है, क्या कि हमें बनाना क्या है, ए बी और सी डी ये इक्वल ये। तो वैसे भी अगर आप ध्यान में रख सकें तो इतनी बात रखें कि होता ही है, अगर ऐसा कोई फिगर बने तो उसमें ये ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी होता है। नहीं याद कर पा रहे हो तो एक सीक्वेंस को, पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा कि ये पूरी लाइन ले लें। अगर हमने ए एम लिया था तो अगर हम ए पी लेते तो हम इस लाइन में आ गए थे, लेना ही है तो हमें इस लाइन का कोई लेना है, ठीक है ना। ए एम ले लिया, इक्वल में जो आया वो लिख दिया, फिर इसको लिया या हम इनको किसी को ले लें, ठीक है ना। ये याद बस रखना है आपको, या तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, या तो ये वाली लाइन, और मतलब ये वाली लाइन इसके साथ, ये वाली लाइन इसके साथ, तब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग करते हैं, इसको हटा देते हैं, इजी क्वेश्चन था, 2 बार आ चुका था। भले मैं वर्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूं, मैं वो कंडीशन लेके चल रहा हूं कि आपको नहीं आया और ना आए, ठीक, आप ना कर पाए, लेकिन आप यकीन माने आप इस क्वेश्चन के थ्रू वो जो टेंजेंट वाला कंसेप्ट सीखें उससे आपके 3-4 नंबर जरूर इंप्रूव हो जाएंगे, हो गए होंगे, अभी आपको पता भी नहीं चला। अगर कोई आता है टेंजेंट क्वेश्चन या आपके पास हो तो आप लगा के खुद देख लें, इस प्रॉपर्टी का यूज करके देख लें, आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। अब हम करते हैं दूसरा, पहले 27 का बी करते हैं। क्या है इसमें, कह रहा है पहले टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि ये क्वेश्चन एपी का है। जैसे ही एपी का क्वेश्चन आए 2-3 बातें दिमाग में घूमनी चाहिए, क्या कि हमने 2 फॉर्मूले आज तक पढ़े हैं एपी में। कौन है वो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर बड़े ध्यान से दोनों फॉर्मूलों को देखोगे तो उसमें अननोन चीजें कितनी हैं, मतलब जो आपको जिनके विषय में जानना चाहिए वो है एक ए एन, एक ए, एक एन और डी, यहाँ एस एन और ये रिपीट है भाई, ए एन डी ये रिपीट है, यानी एक तरीके से ए एन एस एन ए एन डी, बस ये 5 ही लोग तो हैं जिनके विषय में आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट लगेगा, आपको बता देते हैं, पूरी एपी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर क्वेश्चन को कराने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ही कराना है हमको, मैं ये करा दूं, आपको लाख ना आए और ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन से पूरा एपी का रिवीजन ले लें कितना बढ़िया। बोलो, एन होता है, जैसे मैं कोई एक एपी एक सीरीज लिख दूं, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, 20 ऐसे करके चलती चली आ रही, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि इसमें दूसरे नंबर पे कौन लिखा है तो कह दोगे 8, मैं पूछूं 5वें नंबर पे तो कह दोगे 17। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, 5वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 18वें नंबर पे, 20वें नंबर पे, तो वो 20वें नंबर ऐसे ना बोल करके उसी को मैथ्स में ऐसे बोल दो कि ये A2 क्या है, A2 तो आप कह दोगे 8, ये A5 क्या है तो कह दोगे ये है 17। ऐसे आगे चलता चला जा रहा होगा। हम पूछते हैं A20 क्या है, तो इसका क्या मतलब है A20 का, A20 का ये मतलब है कि 20वें नंबर पे कौन है। A20 का क्या मतलब है, 20वें नंबर पे कौन है, ठीक है ना। ये तो रही इस AN की बारी, यहां AN लिखा है, इसका मतलब हमें N के विषय में कुछ पता नहीं है, यानी ये बोल रहा है कोई आगे चलते चले जाओ, N किसी नंबर पे होगा, N कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है तो बोलेंगे 5वें नंबर पे, 10 भी हो सकता है तो हम कहेंगे 10वें नंबर पे, ठीक है ना। इसके बाद आ गया SN, इसका क्या मतलब है,
इसका S का मतलब है सन और ये N फिर से वही नंबर, यानी अगर मैं कहूं जैसे मैंने लिख दिया S5, ठीक, तो इस S5 का मतलब ये होता है कि 5 नंबर तक जितने नंबर थे, जैसे अगर इसी में बोलें कि S5 भैया बताना जरा, तो कहोगे 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5, ये पांचों को जोड़ दो S5 आ जाएगा। मतलब समझे S5 का क्या मतलब होता है कि 5 नंबरों का सम। बोलते हैं S100 निकाल दो, तो ये लाइन को और बड़ा करो, 100 नंबरों को जोड़ दो, S100 आ जाएगा। समझ गए, SN हो गया। ये SN का मतलब N नंबरों को जोड़ा गया होगा। ये A क्या है, तो ये A होता है पहला नंबर, इसको चाहे A1 बोलो चाहे A बोलो एक ही बात। N क्या है, N है नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर पूछें, अब इसमें तो हमने रोक दिया, ना रोकते हमने इतने पे ही रोक देते 20 पे, तो हम पूछते इसमें कितने टर्म्स हैं, तो गिन के बता देते 1 2 3 4 5 6, तो आप कहते 6 हैं, तो हम कहते n बराबर हो गया 6। समझे। या कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में लिख के मिल जाए A6, तो इसका मतलब ये होता है कि n है 6, क्योंकि ये an की ही तो फॉर्म है, वहां से आप पहचान सकते हो। ये d क्या होता है, d होता है डिफरेंस, किसका, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, और ये हमेशा सेम ही आएगा, कोई भी एक कर लो। 17 माइनस 14 करोगे 3 आएगा, 3 आएगा, डी आ गया डिफरेंस। बस इतनी सी बात है। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपने इस रिवीजन को महसूस किया? अच्छा, रिवीजन भी तो उसका होता है ना जो पहले पढ़ चुका हो। ये भी अलग बात है कि हर आदमी रिवीजन कर भी नहीं सकता, हर आदमी रिवीजन कर भी नहीं सकता। रिवीजन भी वही कर सकता है जिसने पहले विजन किया हो, तब तो रिवीजन करेगा। पहले देखा हो विजन, जब तो रिवीजन होगा। बोलो, तो आपके लिए तो था नहीं ये रिवीजन, क्योंकि आपने पहले विजन ही नहीं किया, तो रिवीजन कहां से होगा। ठीक है, चलो जो है सो है, क्या कर सकते हो। अपने आप पे चाहते हो 2 मिनट का मौन रखो। कह रहा है, आप क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है पहला टर्म AP का 5 है, पहला टर्म बोले तो A कितना है 5। आगे चलो, कह रहा है लास्ट टर्म इज 45, तो यहां लिखो लास्ट टर्म बराबर कितना 45, यानी एक सीरीज होगी, उसका पहला टर्म है 5 और ऐसे चलते 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 आखिरी में कितना है 45। ठीक है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स 400। सारे, अब कितने हैं इसके बीच में तुम्हें पता है क्या? नहीं पता, n है, कितने हैं n, और उन सारे n लोगों को अगर जोड़ दोगे यानी Sn है कितना 400। ठीक है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n मांग रहा है, और कॉमन डिफरेंस यानी d मांग रहा है। ये तो हो गया क्वेश्चन को खोलने का तरीका। चलो, तो हम कर सकते हैं क्या, हम इतनी चीज कर सकते हैं कि पहले n निकालें। हमें ये पता है कि पहला नंबर ये आखिरी है, तो आखिरी जहां खत्म हो रहा होगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि 45 किस नंबर पे लिखा है, तो यही तो बात हुई कि वहां कितने नंबर है। भाई अगर हमने एक नंबर ले लिया 3 5 7 9 11 और 13, मान लो तुम नहीं गिन पा रहे हो कि यहां कितने नंबर लिखे हैं, लेकिन अगर हम ये पता कर लें ये 13 किस नंबर पे है, तो पता चल जाएगा ना यहां कितने नंबर है। तुम देखो ये 13 किस नंबर पे है, 6ठे नंबर पे, और टोटल नंबर टर्म्स के हैं कितने 6, तो बात तो वही है ना। ठीक है, वही है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पता करो कि 45 किस नंबर पे लिखा है, यानी कि an बराबर, फार्मूला दो ही फार्मूले, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह लिखने हम जा रहे हैं 45, क्यों, ये कोई हमें यहां का नंबर ही नहीं पता, तो हमने मान लिया n नंबर पे खड़ा है, ये किस नंबर पे खड़ा है, ये जैसे पहले नंबर पे खड़ा है, इसके बारे में तो पता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता ये किस नंबर पे खड़ा है, तो हमने कहा n नंबर पे खड़ा है, nth टर्म है ये, तो यहां लिख दिया 45। पहला नंबर है 5 प्लस n के विषय में कोई जानकारी नहीं, तो यही लिख दिया, और d के विषय में भी जानकारी नहीं, ज्यादा ज्यादा ये 40 बन जाएगा, n-1 इंटू डी बन जाएगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। समस्या गंभीर, क्या किया जाए। अब हमें वो लगाना पड़ेगा जो हमें एक और इंफॉर्मेशन दी थी, क्या, सम वाली। अब अगर हम इसको लगाएं तो ऊपर लगा लें, ऊपर लगा लें, Sn वाला लगाते हैं, तो Sn
पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह लिखोगे कितना 400। भाई n नंबरों का सम है, n हमें पता नहीं तो वही लिख दिया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाया 2a, a कितना था 5, 5 के डबल 10 प्लस इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 40, 40 और 10 50, n/2 मल्टीप्लाई 50, यहां हो गया 400, तो ये 2 इधर जाएगा 50 अपॉन में आएगा, 400 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50, आ गई n की वैल्यू। 0 से 0 कटा, 5 से ये कटा तो आया 8, 8 दूनी 16। एक तरह से हमको ये पता चल गया कि इस सीरीज में पहले नंबर 5 है और आखिरी नंबर पे 16, और ये आखिरी नंबर है कौन सा 16वां नंबर है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में 16 नंबर हैं टोटल और 16वें नंबर पे लिखा है 45। कितने नंबर हैं 16 नंबर हैं और 16वें नंबर पे क्या लिखा है 45, और उन्हीं सारे 16 नंबर को अगर जोड़ दोगे ना तो आ जाएगा 400। अभी हमें डी और निकालना है, यहां रख दो n की वैल्यू, 16 में गए 15 बटा डी ए मल्टीप्लाई डी, तो डी क्या आ जाएगा 40 बटा डी, थोड़ा अलग आ रहा है पर कोई नहीं, इसको महसूस कर लो, 5 से कट जाएगा 8 बटा 3 आएगा, थोड़ा अटपटा आ रहा है कोई बात नहीं, अब मिस्टेक हो तो समझ लेना, ना हो तो क्या समझोगे, समझ तो लिया ही, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार से आपका ये सवाल भी समाप्ति पकड़ लिया है, और अब हम करेंगे अगला सवाल, और इसको भी हम करेंगे विदा। ठीक है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया होगा, एकदम मस्त ब्लैक लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलो अब हम करते हैं, ये कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म एपी का ही क्वेश्चन है, जनरल यही होता ही है, जो और में क्वेश्चन होता है सेम फैमिली सेम खानदान से होता है, ठीक है ना। कह रहा है पहले 14 लोगों का सम कितना है, कितना है इतना है, तो तुम ऐसे लिखोगे मैथ वाली भाषा में S14 बराबर 1050। बोलो पहले 14 लोगों का सम कितना है 1050, ठीक है। पहला टर्म है 10, तो तुम मैथ की भाषा में लिखोगे कि a बर 10। कह रहा 20th टर्म 20वां टर्म 20वां पद, यानी क्या ये A20 नहीं मांग रहा है, मांग रहा है, और nth टर्म क्या ये an नहीं मांग रहा है, मांग रहा है। चलो पहले जो हमें दिया है उस पर काम करते हैं। S14 को क्या लिखोगे 14/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी n है 14, तो 13d ब्रैकेट। अब ये किसको नहीं आया बताओ, कुछ नहीं फॉर्मूला लगाया है, बता दे फॉर्मूला होता है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए कुछ नहीं किया, Sn की जगह यानी Sn की जगह लिख दिया हमने 14, इसे अगर यहाँ n था 14 लिखा तो यहाँ भी 14 लिखोगे, यहाँ भी 14 लिखोगे, नहीं लिखोगे। फिर क्या किया S14 की जगह लिखा हमने 14/2, 2a 14 में गया 13, खत्म, ये बच गया 7, और ये हो गया 2a भी तो पता था, तो a की जगह 10 लिखोगे तो 20 प्लस 13d बराबर 1050। ये 7 डिवाइड में जाएगा, काटेगा इसको, कितनी बार में कटेगा 7 कम 7 पना 35, बचा यहाँ 20 प्लस 13d, ये 20 उधर माइनस हो जाएगा जाके तो आएगा 130। हाँ बोलो 13 से हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से d क्या आ गया 10 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया कितना 10। चलो आगे बढ़ो, और कुछ मांग रहा है, हाँ अभी तो d आया, अब हमसे ये मांग रहा है एक और कला सीखो, कला मतलब आर्ट नहीं स्किल। वो ये अगर कहीं आपको ऐसे A20 मिला तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 19D, कहीं आपको A50 मिले तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 49D, कहीं आपको डायरेक्ट A मिले मान लो A25 तो डायरेक्ट लिखो A प्लस 24D। डायरेक्ट क्या है फॉर्मूले में आ रहा है, इसमें ये वाले में an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। भाई n की जगह तुमने कहा 20 रख दो, तो A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1, n की जगह 20 रखोगे 19D, वही तो लिख रहे हैं। समझने का फेर है, डायरेक्ट कुछ याद थोड़ी करा रहे हैं, मैथ्स में भी अब याद करोगे तो कहाँ फिर क्या ही कर पाओगे। A की जगह कितना 10, बस
और 10 इसकी जगह 190, 200 आंसर है। यानी 20वें नंबर पे कौन है? नंबर है 200। 20वें नंबर पे कोई खड़ा है और वो कौन खड़ा है, कौन सा नंबर खड़ा है? वो है नंबर 200। ठीक है, ये भी सिंपल सुलभ सवाल था। अब हम लोग आ गए हैं बहुत ही रोमांचक सवाल पे। कहाँ आ गए? रोमांचक सवाल। इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं समुद्री यात्रा, क्योंकि यात्राएं रोमांचक होती हैं। बिल्कुल गलत। मैथ्स के सवाल भी रोमांचक होते हैं, जो आपको रोमांचित कर सकते हैं। ठीक है ना? खैर ये तो थी बातें, उनको नहीं करती ये बातें जिन्हें ये कुछ समझ आता नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आता, हमें भी नहीं समझ पाता। फिर हम ये सोच करके तसल्ली कर लेते हैं कि दिमाग दो तरीके के होते हैं, जो कि बताया गया आपको साइंस में। एक तरफ वाला दिमाग आर्ट की तरफ खिंचता है और एक तरफ वाला मैथ्स की तरफ, है ना? रियल है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है और इसमें कोई आपका फायदा भी नहीं, दोष नहीं तो क्या हो। ठीक है, अब ये 26 नंबर में कह रहा है ये रैशनल इरेशनल वाला क्वेश्चन है। उसके पहले एक बात बता दें कि क्या होता है रैशनल, क्या होता है रैशनल और क्या होता है इरेशनल। अगर आप जानते हैं सो फार सो गुड, नहीं जानते हैं तो और अच्छा, क्योंकि खाली दिमाग में बहुत तेजी से चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है ना? देखो, रैशनल कहीं बहुत ही सीधी सुलभ भाषा में, जैसे हमने लिख दिया 3/4, इस तरीके की दिख जाए ऊपर नीचे लोग, अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कह देना ये रैशनल है। क्या कह देना? रैशनल। फिर उसी को मैथ्स में बोले कि भाई ऐसे आप फिक्स कैसे कर सकते हो, तो इसको ऐसे लिखो P/Q और कहो कि ये लोग रैशनल है। ठीक है ना? मतलब इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए रैशनल के लिए। फिर उन्होंने कहा गलत, अगर आप ऐसे लिख के दे दोगे तो कैसे चलेगा? ये तो कट रहा, तो ये असली रैशनल मानेंगे। कटने के बाद वाला, हाँ सही है, तो कटने के बाद वाला मानेंगे। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कटे ना। आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, मतलब ये जो दोनों नंबर आए ना, ये किसी से कटे ना। कटे ना का मतलब उसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? को प्राइम। इंग्लिश में ये बोलते हैं को प्राइम। इंग्लिश सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य। को मतलब सह, प्राइम मतलब अभाज्य। ठीक है, ये P और Q को प्राइम होने चाहिए, किसी से ना कटे, किसी से ना कटे। समझ रहे हो? ये हो गई एक बात। अगर हमने ऐसे 4 लिख दिया तो क्या ये रैशनल है? तो तुम कहोगे 1 मिनट रुको, हाँ है, अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, है। इररेशनल की कहानी इतनी सी है कि अगर रूट के अंदर कोई तुम्हें दिख जाए, वो रूट वाला सॉल्व ना हो, मतलब जैसे हमने लिखा √4, तो ये तो सॉल्व होकर के बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर लिख दिया हमने √5 तो नहीं होगा, तो ये इररेशनल। ठीक है, इतनी बातें जाननी। बाकी अगर आपने 9th पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, तब तो आए हैं 10th में, तो आपने पहले ही चैप्टर में काफ़ी माथा पच्ची करी होगी रैशनल इरेशनल के साथ। अब हम लोग यहाँ करते हैं इसको, पहले ये करते हैं इसको। ये भेस बदल के आया, ये असली क्वेश्चन ये है, ये असली क्वेश्चन तो ये है। कह रहा है ये एक इररेशनल है, इस बात को प्रूव करो, जबकि √6 क्या है? रैशनल। भेस क्या बदल के आया है? इसका फॉर्मूला खुला है a+b का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3। ये है कहानी। तो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 3, जोड़ दिए 5। ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 भी आएगा। ठीक है, 2 और √6 ये है। तो इसमें क्या समस्या थी? ऐसे लिख देते तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। चलो ऐसे भी लिख दिया तब भी कोई दिक्कत है। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं? पहले भी हम लोग 4 सेट कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग 4 बार इसको कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं 5वीं बार। रट गया होगा अगर करा होगा तो, नहीं रटा है तो फिर आप में कुछ दिक्कत, डिफेक्ट है, डिफेक्ट। क्वेश्चन इसमें हो चाहे इसमें, दोनों में सेम है। अगर इन्होंने कहा, इसको खोल तो दिया ही मैंने, क्या 5 + 2 √6। अगर ये कह रहे हैं कि रैशनल प्रूफ इररेशनल प्रूफ करो, तो हम कहते हैं हमने मान लिया, लेट, माना। क्या माना? कि ये रैशनल है, और रैशनल है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं। फिर वो ब्रैकेट में दुनिया भर की कहानी लिखना कि यहाँ पे जो है P और Q को प्राइम है, और ये Q कभी 0 नहीं हो सकता, ये भी लिखना पड़ता है। ठीक है, किताब देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा। उसका मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब नहीं पता होता है, आप छाप लेते हैं फटाफट। ठीक है, को प्राइम का मतलब बता दिया, और Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताते हैं। चलो अगर Q को आप 0 ले लेते हैं तो पढ़िए, 0 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें, जैसे हमने लिख दिया 5/0। अब 0 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 5 आ जाए। कितने बार पढ़ोगे? 10 बार। 0 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा तो कितना आया? 0।
1 लाख बार पढ़ो, कितना है 0। 1 करोड़ बार, 1 अरब, खरब, मिलियन, सिलियन, जो भी है, नहीं पढ़ सकते। मतलब हम जा ही नहीं सकते वहां तक जहां तक ये जाएगा। इसको इनफाइनाइट कहा जाता है, या इसको हम कह देते हैं अनंत, या हम कह देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए कहते हैं भाई नीचे 0 नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसे फालतू में कोई बातें ब्रैकेट रैकेट में लिखी नहीं होती, उन सबका मतलब होता है, वो बात अलग है कि आप पे उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली लाइन तो यही कि ये लिख लो, हमने मान लिया कि ये रैशनल है, माना है, और हम करते चले जाएंगे और ये बात प्रूफ हो जाएगी कि यही रैशनल नहीं है, तो ये इरैशनल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने मान लिया रैशनल है, इस वजह से हमने लिख लिया इसको P अपॉन Q। Q का करा दिया हमने इधर मल्टीप्लाई, तो Q का अगर हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5Q प्लस 2√6Q बराबर P। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो, आ जाएगा। अब क्या करें, इस 5Q को भेज दो उधर, देखते जाना बहुत ध्यान से, सलीके से देखना है। कैसे देखना है, सलीके से। अब क्या करोगे, अब इस 2 को और Q को भी हटा दो, क्योंकि हमें √6 रखना है अकेला। क्यों रख रहे हैं इस √6 को, इसी के विषय में इन्होंने बातें बोली हैं, जिसको बोला हम उसी को ही पॉइंट आउट करके चलेंगे, जिसको इन्होंने बोला है ना हम उसको पॉइंट आउट करके चलेंगे। अब इन्होंने इसके विषय में ये बात बोली इतनी बड़ी कि ये इरैशनल है। अगर ये इरैशनल है और ये बराबर लगाए तो इसके बराबर वाले लोग भी क्या होंगे, बराबरी के लोग भी क्या होंगे, इरैशनल नहीं होंगे। इसका मतलब ये लोग इरैशनल है, देख लें हैं कि नहीं। जरा इन्हें अलग अलग करना, P अपॉन 2Q माइनस 5Q अपॉन 2Q, Q से Q कट गया भाई, ये तो हमें रैशनल दिख रहा है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, ठीक दिख रहा है। और ये को अगर ना देखो, ये 2 भी रैशनल ही है एक तरीके से, ठीक। अगर ये इरैशनल है, क्या है ये इरैशनल, और इधर भी इरैशनल ही होगा। कैसे है वो देख लेते हैं। ये है तुम्हारा रैशनल, ये तो है रैशनल, ठीक। ये क्या है, ये भी तो रैशनल है, तुमने ही तो माना है अभी कि ये रैशनल है। अगर रैशनल माइनस रैशनल तो आएगा रैशनल, तो ये बात ही गलत हो गई, तब तो यही गलत हो गया जो इन्होंने दिया है। लेकिन ये क्यों गलत देंगे, ये क्यों गलत देंगे, तो इसका मतलब या अब ये भी गलत हो नहीं सकता कभी, ये ऑलवेज राइट। 5/2 तो हमेशा रैशनल। संशय तो इसके ऊपर है कि ये P अपॉन Q को तो हम मान रहे थे, इसका मतलब ये जो हम मान रहे थे कहीं ना कहीं वही गलत हो गया कि नहीं हो गया। रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल ही होगा ना, जैसे 5 में अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये रैशनल आया रैशनल, बोलो तो और ये 5/2 अगर लिखा है तो ये तो हमेशा रैशनल होगा। और ये रैशनल है कि नहीं इस पर डाउट आ गया, क्यों, क्योंकि ये इन्होंने दिया नहीं था, ये हमने माना था, और अगर हमने माना था तो ये हमारा माना वो गलत हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन्होंने दी है कि ये इरैशनल है, तो इधर वाले भी इरैशनल आने चाहिए, और ये रैशनल हो चुका है तो पक्का ये इरैशनल होगा। क्यों होगा, जैसे हमने कहा √3 जो कि इरैशनल है -5, तो ये पूरा ही क्या हो गया, यानी ये इरैशनल माइनस रैशनल पूरा इरैशनल हो गया, तो वही हो गया। एक तरीके से ये जो हमने बात बोली थी सरासर खारिज होती है कि ये जो आपने माना है पूरी तरह से गलत माना है। क्या क्वेश्चन है, पहले उसको मानते हैं फिर उसी को कह देते हैं कि ये गलत हो गया। घुमा फिरक बातें, आपको बहकाया जा रहा है, शायद आपको नहीं बहकना चाहिए। अब अगला करते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको पता चल गया होगा आई थिंक कि किताबों में लिखा क्या होता है वो समझना बेहद जरूरी है। आपको यहाँ ना समझ आए कुछ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगला और आखिरी क्वेश्चन ये है, प्रूव √3 रैशनल। देखो इसको करने को थोड़ा लंबा है, इसमें फिर वही मान लोगे कि ये क्या है रैशनल है, और फिर वही दुनिया भर की बातें लिखोगे कि P और Q को प्राइम और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। फिर इसमें अगला स्टेप Q को भेजेंगे इधर, P दोनों को करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3Q², ये हो जाएगा P², ठीक। अब यहां पर एक बात आती है क्या कि ये जो P है या हम कहें P² है, ये जो P² है ये इक्वल आ रहा है 3Q² आ रहा है। अगर इसके फैक्टर करोगे तो 3 आएगा बाहर कि नहीं, जैसे 6 के फैक्टर करोगे तो उसमें 2 × 3 आएगा कि नहीं, तो हम कह सकते हैं 6 जो है, 6 जो ये जो 2 है वो 6 का ही फैक्टर, ये 3 भी 6 का फैक्टर है,
तो अगर पी स्क्वायर इक्वल ये है और इसको ऐसे लिखोगे अगर, तो क्या कह सकते हो कि ये जो पी स्क्वायर है ना, या ये जो 3 है ना, वो पक्का पी स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। बोलो, तो 3 पी स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बोलो, बोलो हाँ हो गया। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर हो गया यानी ये पी स्क्वायर पक्का पक्का 3 से कट जाएगा। जैसे यहां ये 6 पक्का पक्का किससे कट जाएगा? 2 से। जैसे ये 6 पक्का पक्का किससे कट जाएगा? 3 से। तो भाई अगर पी स्क्वायर तुम्हारा 3 से कट जाएगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो पी भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर को ही तो लिखोगे पी इंटू पी। हाँ बोलो, बोलो, क्योंकि पी स्क्वायर डायरेक्ट कोई चीज नहीं होती है ना। जब पी और पी मल्टीप्लाई होंगे तभी तो कोई नंबर बनेगा, और नंबर को ही आप काट रहे हो। बोलो हाँ बोलो। खैर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी लिमिटेशन आती हैं। आपको कुछ बहुत चीजें डायरेक्ट याद करनी ही हैं, क्या कर सकते हो उसके लिए, नंबर बड़ा हो जाता है, फिर बहुत सारी हैं, आप उतना दिमाग ना लगाएं, ये डायरेक्ट इतना याद रखें, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहें कि हम मान लेते हैं P जो है, P बराबर हमने मान लिया, क्या मान लिया? A। P बराबर हमने क्या यहां से क्या करना है हमको? P हमको ये पता चल गया कि 3 से डिविजिबल है। हाँ, जो ये पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो ये P भी किससे डिविजिबल है? 3 से। इसका मतलब P इक्वल हम 3A लिख सकते हैं। बोलो भाई, पी स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, तो पी का भी फैक्टर 3 हुआ। पी का अगर 3 फैक्टर हुआ तो पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी का फैक्टर 3 है, ए भी है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पी की जगह लिख दो 3 है, तो हो जाएगा 9A स्क्वायर। 3 अपॉन में कट के 9, तो 3 रह जाएगा। अब यहां से एक नई बात आ गई, जो सिचुएशन इनके पास थी पी स्क्वायर के पास, वही सिचुएशन क्यू स्क्वायर के पास आ गई। यहाँ ये कह रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर होता है, इसका मतलब 3 जो है इस क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी क्यू स्क्वायर को आप डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 से, डिविजिबल बाय 3। अगर क्यू स्क्वायर को कर सकते हैं तो आप क्यू को भी कर सकते हैं, ठीक। यानी हमें ये पता चल गया, ये 2 लाइन है कि P 3 से डिवाइड हो जाएगा और Q भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही ये 2 बातें तुमने लिखी, वहीं क्वेश्चन गलत हो गया। हमने शुरू में ही बताया कि P और Q किसी से नहीं कटेंगे, P और Q को प्राइम होते हैं। अगर P और Q किसी और से कट रहे हैं तो इसका मतलब वो P और Q रैशनल नहीं है, P अपॉन Q वो रैशनल नहीं है, तो वो क्या है? इरैशनल। यानी ये जो बात हमने मानी सरासर गलत हो गई, और आपको ये क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे शानदार क्वेश्चन थे। कितने हमने कर लिए? 3, 3, 6, 3, 9 नंबर का कर लिया, ठीक है ना। चलो।